ट्रंप ने बहुत दबाने का प्रयास किया, बहुत झुकाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। वो भूल गए थे कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है और अब तो नया भारत है। ये बिल्कुल झुकेगा नहीं, उल्टा पलटकर जवाब भी देगा। जहां पर यूएस टैरिफ का धौंस दिखा दिखा करके भारत को डराने, धमकाने और दबाने की कोशिश कर रहा था कि रसिया से ट्रेड ना करो, रसिया से ऑयल ना खरीदो, वहीं उल्टा भारत रसिया का ट्रेड और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभी एस जयशंकर साहब गए हुए थे रसिया विजिट पर। उन्होंने रसिया में व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की, वहां के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की और आने वाले दिनों में भारत और रसिया के ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाने की बात की है। बहुत सारे सेक्टर में अब रसिया और इंडिया का ट्रेड और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो इसको आज की वीडियो में मैं आपको पूरा समझाऊंगा। इंडिया और रसिया का रिलेशन क्या है, यूएस क्यों तिलमिला रहा है, यूएस भारत पर टैरिफ और सैंक्शन लगाने की बात और बढ़ाने की बात क्यों कर रहा है, आज इस वीडियो में जानेंगे हम लोग। असल मुद्दा क्या है इसके पीछे का, टैरिफ लगाने का, इसको भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप ये आर्टिकल्स देख पाओगे कि फॉरेन मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर, ये गए हुए हैं रसिया के प्रेसिडेंट से, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात किए और वहाँ के जो इनके समकक्ष हैं या कहें वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उनसे भी इन्होंने मुलाकात की। विजिट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर टू रसिया, अगस्त 19 से 21 के बीच में ये मुलाकात चल रही है। इसके अलावा देखिए, मॉस्को में पुतिन से मिले, कहा सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत रूस संबंध में सबसे ज़्यादा स्थिर संबंध है ये। पूरी दुनिया में अगर किसी भी देश के बीच में रिलेशन देखोगे तो इंडिया और रसिया का रिलेशन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे मजबूत और सबसे स्थिर रिलेशन रहा है। आप दुनिया के किसी भी देश को उठा करके देख लो, सबने एक दूसरे के पीठ पीछे छुरा जरूर घोंपा है, लेकिन इंडिया और रसिया एकलौता ऐसा देश, दोनों देशों का रिलेशन है जो कभी टूटा नहीं है और हमेशा एक दूसरे की मदद किया है। इस टाइम पर जब यूएसए ने भारत के ट्रेडर्स को, भारत के जो भी ट्रेड करने वाले वहां पर व्यापारी हैं, उन पर हैवी टैरिफ लगा करके उन्हें अपने देश में आने से रोक दिया है, वो लोग बिल्कुल बौखलाए पड़े हैं कि भाई हमारा माल कहाँ बिकेगा। ऐसे में रसिया ने उनको ऑफर किया है कि आप अपना माल हमारे देश में बेच सकते हो। मतलब आप समझ रहे हो कि ऐसी सिचुएशन में इंडिया की हेल्प कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे जब पूरी दुनिया ने ये बाइकाट कर दिया था एक प्रकार से कि रसियन ऑयल कोई नहीं खरीदेगा, उस टाइम पर भारत ने रसिया की मदद की थी और भारत रसिया का साझेदार बना और तेल खरीदना जारी रखा। ना सिर्फ जारी रखा बल्कि हैवी मात्रा में भी खरीदा तेल। अब उसी का यहाँ पर दोस्ती का मतलब एक प्रकार से कर चुका रहा है रसिया। रसिया ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी व्यापारी हैं आओ हमारे यहाँ बेचो माल, कोई दिक्कत नहीं है, हमें देंगे। इसके अलावा अभी तो ये भी न्यूज़ आई है कि जो भी ऑयल बेचते हैं अन्य देशों को रसिया के द्वारा, इंडिया को अगर बेचेंगे तो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने की भी बात कर रहे हैं। यानी इंडियंस अगर खरीदेंगे वहाँ से क्रूड ऑयल अभी और, तो उनको 5% और डिस्काउंट पर मिलेगा। लगाते रहो तुम टैरिफ, टैरिफ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अब ट्रंप और ज़्यादा तिलमिला गए हैं। क्यों? एक्चुअल में इनका कारण मेन ये नहीं था कि रसिया से अगर ट्रेड करोगे या रसिया से ऑयल खरीदोगे तो हम सैंक्शन लगा देंगे। ये तो बाहर वाली बात हुई। अमेरिका ना एक हाथी की तरह है और रिपब्लिकन का सिंबल भी हाथी ही है। इनके दिखाने वाले दांत कुछ और होते हैं, खाने वाले दांत कुछ और होते हैं। इसके पीछे का असली इसका मंशा कुछ और ही होता है। एक्चुअल में अमेरिका चाहता है भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसना और भारत पर दबाव बना करके ये घुसना चाह रहा था। अगर भारत के एग्रीकल्चर मार्केट में घुस गया तो भारत में समझ लो लाखों किसान जो हैं वो बिल्कुल लगभग जो छोटे मोटे किसान हैं तो खत्म ही हो जाएंगे। क्योंकि भारत में एग्रीकल्चर मार्केट कोई ऐसा संगठित टाइप का नहीं है कि कोई किसान है वो बहुत संगठन बड़ा का सा चला करके वो खेती करवा रहा है, ऐसा नहीं है। हर कोई छोटा मोटा किसान जिसकी 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा 10 बीघा जमीन है, वो अपने लेवल पर अपना खेती करता है, अपने लेवल पर कमाई करता है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, उत्पादन करता है और बेचता है। ऐसे में अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री, बड़ा कोई फंडिंग वाला अगर एंट्री मार गया तो फिर इंडिया की जो मार्केट है, एग्रीकल्चर मार्केट है, वो तहस नहस हो जाएगी। इसके अलावा वो मीट बेस्ड अपना मिल्क भी यहाँ बेचना चाहते हैं, तो इससे भी यहाँ पर तकलीफ है। तो इन सब चीज़ों से अगर मना किया गया जब, तो वहाँ पर तिलमिलाहट में टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक और बड़ा कारण तो जो तो जग जाहिर है कि भारत ने सीज फायर का क्रेडिट नहीं दिया था अमेरिका को, इसलिए अमेरिका बौखलाया। और जब तक दबाव बना करके रखा था, जब तक भारत नहीं बोल रहा था तब तक टैरिफ नहीं लगा था। जैसे ही भारत ने संसद में बोला कि किसी भी तीसरे देश का कोई भी दखल नहीं था, अगले ही दिन सैंक्शन लग गए। तो अब लेकिन ऐसे में रसिया मदद कर रहा है अब इंडिया के। इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अमेरिका ना जा करके अब रशियन मार्केट में बेचेंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं बिकेगा, रसिया की उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है और उसके बाद उसकी पहले से भी बनी बनाई मार्केट है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे डूबते को तिनका का सहारा वाला हो बातें होते हैं वो होगा।
अब आज हम लोग बात करेंगे अमेरिकी दबाव और भारत का जवाब क्या रहा। तो एस जयशंकर ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति और पुतिन और विदेश मंत्री सरगेई लावारोव से बातचीत करी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि देखो, जब उनसे पूछा गया भाई, क्योंकि मुद्दा बहुत तेज है कि तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं लेकिन चाइना पर नहीं लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इन्होंने कहा हाँ बात बिल्कुल ठीक है, हमारे भी बिल्कुल समझ से परे है कि अभी 2022-23 में आप खुद हमें कह रहे थे कि आप तेल खरीदो रसिया से, जिससे मार्केट स्टेबलाइज रहे। देखिए आप यहाँ पर आर्टिकल देखिए, अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के लिए हमसे रूस से ऊर्जा खरीदने को कहा था। ये बात विदेश मंत्री ने कहा रूस में। उसके बाद आप आज खुद कह रहे हो, आपके अंदर मतलब आपके देश की कोई पॉलिसी ही फिक्स नहीं है। एक प्रेसिडेंट क्या चेंज हुआ, पूरा का पूरा पॉलिसी ही चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है, जस्ट अपोजिट। ऐसे कोई देश चलता है क्या? ऐसे रहोगे महान? अभी 2022-23 में आपके जो बाइडन जो थे वो कह रहे थे कि ग्लोबल लेवल पर अगर एनर्जी मार्केट को स्टेबलाइज करना है तो रूस से तेल खरीदो, रूस से एनर्जी खरीदो। और उसके बाद यूरोपियन यूनियन भी खरीदता है। इन्होंने ये पूरा बाकायदे अच्छे से खुल करके जवाब दिया कि इवन यूरोपियन यूनियन आज के टाइम पर एलएनजी जो है वो इतना ज़्यादा मात्रा में खरीद रहा है और शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में खरीद रहा है, लेकिन फिर भी उस पर सैंक्शन नहीं लगाना है। चाइना हमसे कई ज़्यादा मात्रा में तेल खरीद रहा है रसिया से, उस पर सैंक्शन नहीं लगाना। आप इंडिया को ही टारगेट कर रहे हो बस, और वो भी किसी एक पार्टिकुलर पर्सन की समझ की वजह से। इन्होंने ये भी कहा, मैं किसी पार्टिकुलर पर्सन को लेकर के नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप अमेरिका वाले होकर के क्या बात कर रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हो, टैरिफ लगा रहे हो या किस प्रकार की पॉलिसी रख रहे हो, ये समझ से परे है। खैर, यहाँ पर भारत रूस के स्थिर रिश्ते इन्होंने बताए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में कोई भी दो देश के बीच में रिलेशन सबसे ज़्यादा मजबूत रहा है तो वो है इंडिया और रसिया का, अगर बड़े देशों की बात की जाए तो रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावारोव के साथ बैठक की इन्होंने। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की। व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कई अहम चर्चाएं की। इसमें दवा, खेती और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में भी भारतीय निर्यात बढ़ाने को जोर दिया, रूस को भारतीय निर्यात बढ़ाने को। ठीक है, देखो अगर एक टाइम के लिए रसिया कहता कि हम आपके एग्रीकल्चर मार्केट में आना चाहते हैं और कुछ लिमिटेड वो दे करके, तब इंडिया मान भी जाता, क्योंकि रसिया जो है ये ट्रस्टेड पार्टनर है। पीएम मोदी ने भी एक बार कहा था कि रसिया के साथ हमारे जो संबंध हैं ये टेस्टेड और ट्रस्टेड है, ये जांचे परखे भी हैं और विश्वसनीय भी, लेकिन और देशों के साथ ऐसा नहीं है। और देश जो हैं कभी मौका पाते हैं तो फिर पीठ में छुरा घोंप देते हैं। खाद की लंबी अवधि की आपूर्ति पर भी बातचीत हुई। भारत के कुशल कामगार, खासकर आईटी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियर, इनके क्षेत्र में रूस की श्रम जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। भारत के जो आईटी सेक्टर के हैं या श्रमिक हैं, ये सब रसिया में जा करके इनका भी काम कर सकते हैं और रसिया को मदद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। कजान और येकातेरिनबर्ग, इन दोनों जगह पर भारत के नए 2 कंसुलेट खुलेंगे, 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खुलेंगे और ये खोले जाएंगे जिससे वहाँ पर रह रहे भारतीयों की और अच्छे से हेल्प की जा सके, आसानी से हो सके। जनरली आप देखते हो जब दूतावास खुलता है, एम्बेसी खुलती है, तो किसी एक देश में एक एम्बेसी रहती है मेन वाला, लेकिन वो राजधानी में रहती है। अब देश बड़े बड़े होते हैं तो फिर अगर किसी देश को मान लो किसी दूसरे छोर पर कोई रह रहा है भारतीय, उसको कोई समस्या हुई तो वो राजधानी आएगा, तब अपनी समस्या बताएगा। लेकिन अगर जब देखेंगे ज़्यादा मात्रा में भारतीय रह रहे हैं तो अलग अलग वहाँ पर कंसुलेट स्थापित कर दिए, तो फिर उससे हेल्प हो जाती है, वहीं पर भी उसका समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप मैं एग्जांपल बताऊं, बहुत सारे देश जो हैं बड़े बड़े देश, उनका इंडिया में दिल्ली में तो एम्बेसी है, लेकिन मुंबई में, इसके अलावा अन्य जगहों पर, ऐसे दक्षिण भारत के कई बड़े बड़े शहरों में उनके कंसुलेट भी हैं, जिससे वहाँ पर जो उनके नागरिक रह रहे हैं आसानी से जल्दी से पहुँच प्रदान कर सकें। ऐसे ही भारत ने रूस के कजान शहर और येकातेरिनबर्ग में 2 भारतीय वाणिज्यिक दूतावास भी खोलने की बात की। लोगों के बीच संपर्क और मजबूत हो सकेगा। वैश्विक शासन में सुधार के लिए इन्होंने बात की कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है यूएनएससी, जिस पे भारत काफ़ी लंबे समय से कह रहा है कि भाई बदलाव लाने की ज़रूरत है, इसके ढांचे में सुधार करने की ज़रूरत है। 1945 में बना था यूएनएससी, तब से 5 लोग ही वीटो पावर पाए हुए हैं और आज हम लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं, दुनिया की 3rd इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, फिर भी हमको वीटो पावर नहीं दिया जा रहा है, हमको अस्थाई मेंबर, परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जा रहा है। ऐसे में इसमें व्यापक ढांचे में सुधार की ज़रूरत है। और दूसरी बात, एक और सुधार की ज़रूरत है, कोई भी देश कुछ भी लाता है रेजोल्यूशन, वो पास ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसके विपक्ष में कोई ना कोई देश ऐसा खड़ा है जिसके पास वीटो पावर है 5 देशों में सपोर्ट में, तो वो बार बार वीटो कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर चाहते हैं किसी को आतंकवादी घोषित करवाना,
चाइना बाद में कूद जाता है, पाकिस्तान का अगर वो है तो चाइना कह देता है कि वीटो लगा दिए, ये आतंकवादी नहीं है, तो वो बच जाता है। तो ऐसे में इनके व्यापक ढांचे की जरूरत है सुधार की। इसके अलावा G20 और ब्रिक्स SCO इन मंचों पर भी सहयोग की बातचीत चली। आप जानते हो G20 ग्रुप ऑफ 20 है, हालांकि अब 21 हो गए हैं और इंडिया ने ही 21 कराया था। इसके अलावा ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स कंट्रीज आज के टाइम पर 10 कंट्री हैं इसमें शामिल। SCO समिट होने ही वाली है, PM मोदी इसके लिए जाएंगे अभी चाइना में इस बार की समिट होगी। इन सब मुद्दों पर बात हुई। इसके अलावा रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों का भी मुद्दा उठाया है जयशंकर ने। साथियों, बहुत बार ऐसा सुनने को मिला और ऐसे बहुत सारे मामले भी आए कि वहाँ पर जो भारतीय रह रहे थे उनको, और जो अवैध तरीके से भी गए थे, उन सबको पकड़ पकड़ करके सेना में डाल दिया गया और कहा गया जाओ युद्ध लड़ो रसिया यूक्रेन वार में। तो ऐसे में बहुत सारे लोग तो रिहा हुए, वहाँ से छुड़ा करके लाया गया, लेकिन कुछ अभी भी हैं। तो कुछ मामले जो अभी भी हैं उनको भी सॉर्ट आउट करने की बातचीत चल रही है। भाई हमारे नागरिकों को ना लड़ाओ, जो नहीं चाहते हैं लड़ना उनको वापस भेज दो। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति पर इन्होंने चर्चा की। सीमा पार आतंकवाद से निपटने पर भारत के अधिकार की भी इन्होंने बात की। इसके अलावा आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ मिल करके लड़ने की बातचीत करी। और एक जरूरी बात और हुई कि जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है ना, INSTC, इसका और चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा और उत्तरी समुद्री मार्ग, इन पर सहयोग बढ़ाने की बातचीत हुई, जिससे हम लोग इस रूट से ट्रेड और आसानी से कर सके। आप अगर देखोगे तो इस रूट से अगर होता हुआ यहाँ पर व्यापार होता हुआ आएगा तो हम लोग का ट्रेड और बढ़ेगा। यहाँ पर आप देखो ये इंडिया है, इसके अलावा इधर मॉस्को है, तो यहाँ से ये रूट पर भी थोड़ा सा और सहयोग बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है। इसके अलावा मेक इन इंडिया लक्ष्यों जैसे संयुक्त उत्पाद और प्रौद्योगिकी, मतलब कि कुल मिला जुला करके काफी लंबी चौड़ी बातचीत हुई। जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे तो इन मुद्दों पर हस्ताक्षर भी हो जाएंगे। लेकिन जब दो प्रेसिडेंट मिलते हैं या प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, राष्ट्राध्यक्ष, तो उनके बीच में समझौते साइन होते हैं उस टाइम पर। लेकिन उससे पहले विदेश मंत्री हों या रक्षा मंत्री हों, ये सब जा करके मुद्दों पर डिस्कशन कर लिए रहते हैं पहले से कि किन किन मुद्दों पर क्या क्या बात होनी है, क्या क्या डील होनी है फाइनल, और आपका क्या पॉइंट है, हमारा क्या पॉइंट है, किस पर हम दोनों सहमत हो रहे हैं, ये सब पहले से डिसाइड हो गया रहता है। सिर्फ सिग्नेचर करना होता है। ठीक है। तो जब अगली बार जब भी PM मोदी मिलेंगे व्लादिमीर पुतिन से, द्विपक्षीय वार्ता होगी, तो उस दौरान इन सब पर समझौते पर साइन हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा। ठीक है। तो मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया और अफगानिस्तान, इन जैसे यूक्रेन, इन सब मुद्दों पर भी बातचीत हुई दोनों देशों के बीच में। कुल मिला जुला करके काफी हेल्दी टॉक रही, काफी अच्छी मीटिंग रही है। और इस मीटिंग को ऐसे भी देखा जा रहा है कि भारत ने अच्छे से तगड़ा जवाब दिया US को कि लगाते रहो टैरिफ, खेलते रहो टैरिफ टैरिफ टैरिफ, क्योंकि हम सब लोग को पता है कि तुम्हारे सामने जो भी झुकेगा उसका तुम दोहन करोगे और कुछ करोगे नहीं। यूक्रेन का हालत देख रहे हो आप लोग, एक तो 50% का मटेरियल ले लिया उनका, इसके बाद अभी एक और डील करके आए हैं कि $90 बिलियन का हमसे और हथियार खरीदो, और सीज फायर के नाम पर कुछ नहीं, सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं, अब कह दिए हो कि हम सेना भी नहीं भेजेंगे। तो मतलब आप सिर्फ दोहन करते हो। ये बात पूरा एक्सपोज हो रहा है, पूरा जान रहा है देश कि अमेरिका किस प्रकार से ये दोगलापन अपनाता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भारत ने ऐसा करना कदम उठाया जो वो सही किया या नहीं किया? कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। और हाँ, अभी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, असम में अब नहीं बन सकेगा आधार कार्ड 18+ लोगों का। आप लोग इस वीडियो को भी जरूर देखिए, यहाँ पर क्लिक करके। इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी NRC को लेकर के, इसके अलावा अनुच्छेद 6A को लेकर के। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।